हेलो बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 करने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, सबसे पहले तो आपको 9th और 10th में स्टैटिस्टिक्स का यू हैव ऑलरेडी लर्न वन चैप्टर इन 9th एंड 10th एंड स्टैंडर्ड 11 में एज अ सब्जेक्ट ये आपको आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ कहाँ से हुआ उसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा समझेंगे एंड देन वी विल understand the next theory of this chapter. Okay, so let's start. Growth of statistics का growth कहाँ से होगा? Indian contribution in the field of statistics has been quite significant from Mauryan Empire. जब मौर्यन एम्पायर था तब से स्टैटिस्टिक्स था। हाँ, पर उसका नाम स्टैटिस्टिक्स नहीं था। ओके, द बुक ऑफ एनी अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पर अकबर। अकबर जब था तब उसने एक एनी अकबरी करके बुक लिखी थी और उसमें सब हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सर्विसेज बाय रिटन अबुल फजल की। मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पर अबुल फजल ने ये बुक लिखी थी और उसमें सब ऐसा स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड ही उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सर्विसेज कैसी वहाँ पर थी वो लिखा था। आगे हम बात करें तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ओके, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक ये जो है was first used by Gottfried Wall in 1749 for analysis of data about the state. The contribution of statistics prior to 1750 were based mainly on examples of data analysis without any use of explicit probabilities. Okay, so in 18th century जो मेन होगा बच्चों हम वही लेंगे इसमें, क्योंकि जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपकी थियोरी में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही हम सब फटाफट कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन 1797 में वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड हुआ। फिर द रॉयल स्टैटिस्टिक सोसाइटी वाज फर्स्ट स्टैटिस्टिक बॉडी। कहाँ पर वो हुई? फाउंडेड इन 1834 इन लंदन। ओके, the advanced field of statistics was developed in the late 19th and early 20th century. Carl Pearson and Galton used mathematical statistics in science, industry, and politics. And Carl Pearson was the founder of mathematical statistics. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों कि कार्ल पियर्सन जो है was the founder of mathematical statistics. Okay. He founded the Advanced Statistical Laboratory in England in 1911. Okay, ये बच्चों खास याद रखना, कार्ल पियर्सन was the founder of mathematical statistics. Okay, the world's first university statistics department at University College in London. Okay, in 1910 and 1920, Gossett and Fisher initiated to develop modern statistical science for the data having small samples कि गॉसेट और फिशर जो थे उन्होंने मॉडर्न स्टैटिस्टिक का इन्वेंशन किया। ओके, सो फिशर जो है वो वेल नोन एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। वेल नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक किसको बोला जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इज अ फिशर। ओके, नेक्स्ट अगर हम इंडियन में हमारी ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी इसको ISI बोलते हैं। ISI, okay, was founded by the well-known Indian statistical P.C. Mahalanobis in 1931 in Calcutta. This is also very important. Okay, ये याद रखना बच्चों, एक मार्क के लिए बहुत ही important है। He started the first post-graduation course in statistics at Calcutta University in 1941 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स स्टार्ट किया 1941. Okay, so the government had approved national sample survey proposed by Mahalanobis in 1950 and the first round of data collection took place in October 1950. सबसे पहले डेटा कलेक्शन कब हुआ? अक्टूबर 1950 में।
Okay. Indian Agricultural Statistics Research Institute is another institute which contributed a lot in the development of statistics in India. दूसरी एक पहली है ISI, दूसरी कौन सी है ये इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ अनदर इंस्टीट्यूट ओके जिन्होंने बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है स्टैटिस्टिक्स में। चलो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए। नाउ अब हम अपने टॉपिक पर अपनी थियरी पे चलते हैं कि डेटा क्या है। सबसे पहले तो डेटा की अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके सो अगर डिफाइन की बात करें हम, डेटा इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म। ओके डेटा जो है वो एक कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है और वो दोनों में हो सकता है, या तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है या तो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ओके व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वी विल आल्सो सी, बट उससे पहले हम डेटा जान ले कि डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करोगे, जैसे अगर आप सिंपल बात करो कि आपको अगर फ़ोन लेना है तो आप फ़ोन if you want to buy phone then you will collect the information about all the companies कि भी कौन सी कंपनी में क्या प्राइस चल रहा है, कौन सी मोबाइल जो है वो हमें है कि कौन कौन से फीचर्स है, सब इंफॉर्मेशन you will collect, so that is called data. Okay so now statistics, meaning of statistics, what statistics is a science which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data। जो भी न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना एंड देन लास्ट में उसका फाइनल रिजल्ट निकालना, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके कुछ भी अगर हम इंफॉर्मेशन जैसे इफ़ वी वांट हाउ मेनी इन एरिया की अगर हम बात करें, सो हाउ मेनी मेल मेंबर्स एंड हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। ओके चलो ये हम सर्वे करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, देन वी विल एनालाइज इट एंड देन लास्ट में हम उसका इंटरप्रिटेशन यानी फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके नाउ टाइप्स ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, qualitative data and quantitative data. So what is qualitative data? Qualitative data is, अगर मैं पहले आपको एग्जांपल दूँ जैसे रिलीजन, जेंडर, फूड हैबिट्स, वो सब क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं जिसमें नंबर्स नहीं होते। ओके इफ़ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉन न्यूमरिक देन इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें नंबर्स होते नहीं हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ओके अगर और मैं आपको बात करूँ कि जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, किसी का एजुकेशन लेवल की हम बात करें तो एजुकेशन लेवल किसी का बीकॉम तक, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी ने बीएड किया होगा तो वो उसका लेवल है, उसमें नंबर्स नहीं आते, नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। ओके देर आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव रिलीजन है तो जैसे हिंदू मुस्लिम, उसमें नंबर्स नहीं आते हैं। ओके सो क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हम नंबर्स से काउंट करते हैं। ओके द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड ऑन अ स्केल, उसको हम नंबर्स में बोलते हैं। ओके यानी द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वेरिएबल, कि जिसको हम नंबर्स में कलेक्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें नंबर्स में कलेक्शन होता है। जैसे मैं अगर आप बात करूँ कि प्रॉफिट, सो अलग अलग कंपनीज का हम प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट जो है वो हम नंबर्स में आएगा। फिर किसी की इनकम है, एज है, वो सब नंबर्स में आएगी। सो ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड quantitative. Okay so qualitative data it means non-numerical and quantitative data means numerical. Okay सो जैसे इनकम इन रुपीज़ है तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है क्योंकि वो नंबर्स में आएगी, लेकिन अगर रिलीजन है तो वो क्वालिटेटिव डेटा है, वो नंबर्स में नहीं आएगी। ओके किसी की एज ईयर्स है, किसी की अगर हम बात करें तो जेंडर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, फिर
इनकम ऑफ वर्कर्स कितनी है, वर्कर्स की इनकम कितनी है, वो सब नंबर्स में ही आएंगे। दे ऑल आर क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, सिर्फ आपको यही रिमाइंड करना है, याद रखना है बच्चों की क्वालिटेटिव मीन्स जिसमें नॉन न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है, एंड क्वांटिटेटिव इट्स न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें, सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? So primary data means original data collection. Okay, so the data originally collected by any authorized as an agency or investigations for the first time are called primary data. जो पहली बार ही collect होता है वो है primary data. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, द डेटा कलेक्टेड बाय एन एस एस ओ यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, the data of the population census of India, the data relating to death rates and birth rates in India published by Office of the Registrar General of India, New Delhi, are called primary data. जो भी ऑथोराइज्ड एजेंसी है, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, जो इन्वेस्टिगेटर से ऑथोराइज्ड, वही डेटा प्राइमरी डेटा जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। जैसे अगर आपको किसी का कोई भी स्टेट का अगर बर्थ रेट क्या है, उसका डेथ रेट क्या है, वो अगर जानना हो तो आप खुद ऑब्जर्वेशन या खुद इन्फॉर्मेशन नहीं निकालोगे। ओके, आप क्या करोगे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो उन्होंने पहले से ही वो निकाल कर रखा है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा, दैट इज़ ओरिजिनल डेटा। ओके, now what is secondary data? Secondary data means uses already collected data. जो डेटा ऑलरेडी पहले से ही किसी ने कलेक्ट किया है और अगर वो हम यूज़ करते हैं, दैट विल बी सेकेंडरी डेटा। ओके, सो अगर थोड़ा डीप में इसको समझे तो व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा, कोई भी इन्वेस्टिगेटर या कोई भी एजेंसी है वो ऐसा डेटा यूज़ करते हैं विच इज़ कलेक्टेड ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, देन सच डेटा बिकम्स सेकेंडरी डेटा फॉर द यूज़र्स। कोई भी इन्वेस्टिगेटर या तो कोई भी एजेंसी ने जो पहले से ही डेटा कलेक्ट किए हैं, अगर वो हम यूज़ करते हैं, सो इट विल बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर अस। For example, the data regarding birth rate and death rate in India published by Office of Registrar General of India, New Delhi, okay, are reproduced by UNO, United National Organization. अगर ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो डेटा पब्लिश किया है, वही अगर UNO यूज़ करता है अपने खुद के स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए, सो द डेटा बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर UNO, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है। जो न्यू दिल्ली में रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, पब्लिश की है, वही डेटा वो लोग यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर UNO। ओके, द डेटा कलेक्टेड बाय एन एजेंसी रिगार्डिंग सम इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात, एक अनदर एग्जांपल मैं आपके दूँ कि कोई भी एजेंसी है, उन्होंने गुजरात की सब इंडस्ट्रीज़ का अगर डेटा कलेक्ट किया है, ओके, so which are later used by a research student of statistical analysis become secondary data for the research student, कि जो डेटा कोई भी एजेंसी ने गुजरात के इंडस्ट्रीज़ का डेटा कलेक्ट किया है, वो अगर आप उसको रीयूज़ करोगे कि भाई उस एजेंसी के पास, यू विल गो टू दैट एजेंसी एंड आस्क देम to give the data of industries, okay, so you are research student and that data will become for you secondary data। okay, so डिफरेंस क्या है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का? डिफरेंस अगर हम बोले, सो द फर्स्ट टाइम ओरिजिनल डेटा इज़ प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल डेटा बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, इससे पहले किसी ने इसको कलेक्ट किया होता नहीं है। Primary data are collected from the units under inquiry, where secondary data are obtained from the primary data। Primary data जो है वो
जो भी यूनिट्स है जिसके पास से इंफॉर्मेशन ले रही है वहाँ पर वो खुद इंक्वायरी करके वो डेटा लेते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा वो है वो किसके ऊपर ऑब्टेंड है, फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। वहाँ पर प्राइमरी डेटा के पास से वो सीधे ले लेते हैं। सो प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन अ रो फॉर्म, वो रो फॉर्म में होता है। They are required to be classified and tabulated, where secondary data are usually classified and tabulated. Okay, already classified, उसको secondary primary data वो raw material में आता है, raw form में है, उसको हम classify होता नहीं है, सिर्फ ऐसे डेटा कलेक्ट करके लिख लेते हैं। बट को क्लासीफाई कौन करता है, जब सेकेंडरी डेटा कोई सेकेंडरी डेटा हम जब करते हैं देन उसको क्लासीफाई करना पड़ता है। ओके, सो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, where secondary data required comparatively very less amount of money, time and energy. So फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ कि अगर हमारा पॉपुलेशन हमें काउंट करनी है, अभी सेंसस पॉपुलेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया होगा, तो उसमें क्या होगा कि जब वो पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो वो प्राइमरी डेटा में बहुत ही ज़्यादा मनी, टाइम और एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। फिर वो काउंट हो जाए, एक बार सेंसस हमारी पॉपुलेशन सेंसस काउंट हो गई, देन अगर हमें उसको डेटा लेना है तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। कंपेरेटिवली सेकेंडरी डेटा में बहुत ही वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस इज कि प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल। ओके, प्राइमरी डेटा जो है वो रिलायबल है, ट्रस्ट वर्थी है, देन सेकेंडरी डेटा आर नॉट रिलायबल। ओके, वाई, बिकॉज कि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करके और अपना पर्पस के साथ, वो इंटरेस्ट के साथ वो प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं कि जिसका जो काम है उस उतना ही वो वहाँ से लेंगे सेकेंडरी डेटा यूज़ करने के लिए। प्राइमरी डेटा में से वो जितना उनका पर्पस है वही वो लेंगे। सो सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। सो प्राइमरी डेटा इज़ रिलायबल एंड सेकेंडरी डेटा इज़ नॉट रिलायबल, वो ट्रस्टवर्थी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। कि 3 मेथड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट इंक्वायरी क्या है वो देखेंगे कि इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर खुद, और एन इन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम, कोई भी दूसरा पर्सन जिसने, जो इन्वेस्टिगेटर है जिन्होंने अपॉइंट किया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं आपको अपॉइंट करती हूँ कि भाई चलो आप मेरा ये काम कर दो। सो इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम visits personally to the field and collects the necessary information. वो खुद जाकर पर्सनली विजिट करते हैं एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं कि अ पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स ऑफ एनी सिटी। ओके, कोई भी अगर पर्सन की म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, चलो ये हमें डेटा कलेक्ट करने हैं। सो क्या करेंगे, दे विल पर्सनली meet the students of municipality schools and ask the question, okay, and collect the necessary data about their health. Okay, so this is called direct inquiry. ये डायरेक्ट इंक्वायरी है कि बच्चों के पास आप खुद गए, आपने खुद उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में जाना, आपने खुद उनको क्वेश्चंस पूछे कि आप क्या खाते हो, आप कितनी बार खाना खाते हो, एंड व्हाट विल यू ईट इन योर मील। तो ये सब जानकर आपने क्वेश्चन उनको डायरेक्ट पूछे, आपने किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहे। सो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ओके, सो डायरेक्ट मेथड के बहुत सारे एडवांटेज भी है बच्चों, कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, दिस मेथड इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल, वो बहुत ही एक्यूरेट है, वो रिलायबल भी है, क्योंकि उसमें आप खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ओके, एंड दूसरा इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, कि ड्यू टू फेस इंटरव्यू with respondents, okay, you can solve many questions and doubt any confusion,
okay, and you can also give proper explanation to him. Face to face अगर हम किसी से बात करें, then we can take many we can solve many questions. अगर उनको डाउट है तो वो भी हमें क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट कि भाई नहीं ये आप हमें क्यों पूछ रहे हो, तो हम उनका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं. एंड वी कैन टेक proper we can give proper explanation to them. Okay, so this is another benefit of direct inquiry. अगर और इनके बेनिफिट्स की बात करें तो आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी उनसे निकाल सकते हो. Okay, you can also get supplementary information to the respondents which may be useful at the time of interpretation of the result. कि जब आपको रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना होता है तो अगर आपके पास उनकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होगी तो you can use that information at the time of interpretation of the result. Okay, so this method is much better when the field of inquiry is limited. जब लिमिटेड इंक्वायरी आपको करनी है कि भाई म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स के बच्चों के हेल्थ स्टेटस आपको जानना है तो वो स्कूल्स लिमिटेड है, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड. कि बहुत ही अगर लार्ज एरिया होगा तो ये मेथड यूज़ हो सकती नहीं है. समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी आप वो इंफॉर्मेशन जो देते वो नहीं देना चाहते हैं, they don't want to give them, so the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question. कि कभी कभी वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछो तो वो डायरेक्ट आंसर उसका नहीं देंगे, बट तब हमें अपना थोड़ा माइंड चलाना होगा कि हम उनको अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें तो वो हमें उनका आंसर दे भी सकते हैं. और अगर फेस टू फेस इंक्वायरी होगी तो वो हम उनको अपने ट्रस्ट में भी ले सकते हैं. ओके, सो दिस आर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. थोड़े बहुत उसके डिसएडवांटेज भी है कि दिस मैटर रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है ये मेथड. ओके, enumerator when the field of inquiry is very wide, this method is more expensive. बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव भी है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ़ द enumerators आर अनट्रेंड. ओके, जब आप खुद अगर आपको रिसर्च करना है, आप खुद चाहते हो, देन इट्स ओके. ओके, अगर आप एन्यूमरेटर एक रखते हो, ओके, आप एक अपॉइंट करते हो इन्यूमरेटर, देन अगर इन्यूमरेटर अनट्रेंड होगा सो वो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लाएगा सो इट विल बी लेस रिलायबल. ओके, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नहीं होगी बिकॉज इन्यूमरेटर अनट्रेंड है. तो जो आप रिसर्च करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन अगर वो नहीं निकाल पाया respondents say, then it will be less reliable. Okay, so these are some disadvantages of this method. Now next is indirect inquiry. So what is indirect inquiry? Okay, सबसे पहले अगर हम इसका मीनिंग देखें तो द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organization or person. कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर है वो किसी का कांटेक्ट करता है, कोई ऑर्गेनाइज़र का कांटेक्ट करता है या तो कोई पर्सन का कांटेक्ट करता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन निकालने में कैपेबल है. ओके, एंड गेट्स द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. आप खुद नहीं जाते हैं, आपको कोई रिसर्च करना है, आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन यू विल नॉट गो. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल दोगे, आप किसी पर्सन को बोल दोगे कि भाई ये मेरे लिए आप इंक्वायरी लेकर आओ. द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. In this method, the information is obtained with the help of the third party instead of the enumerator. वो enumerator का हेल्प नहीं करता बट थर्ड पार्टी किसी तीसरे पर्सन का हेल्प करके, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एजेंसी का कांटेक्ट करके वो उनको दे देता है इन्फॉर्मेशन कि मुझे ये डेटा चाहिए, आप मुझे निकाल कर दे देना. सो दिस इज़ इनडायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड के भी बच्चों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे वो पर्सन जो है वो इन्वेस्टिगेटर खुद स्कूल में जाकर बच्चों को पूछता है. ओके, सो अगर
इंस्टेड ऑफ दिस वो किसी एजेंसी को दे देता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दे देता है कि भाई आप जाकर कुछ अलग अलग स्कूल में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो अपने खुद के अलग अलग पर्सन को अलग अलग स्कूल में भेजेगा। तो कितने सारे लोगों के बीच ये काम डिवाइड हो गया। तो सब अलग अलग है, किसी कोई काम करने में लेज़ी होगा तो वो अपने खुद के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे देगा। सो इट इज़ नॉन रिलायबल। ओके, सो in this method there are many advantages and disadvantages. Okay, let's see this. Okay, this method is mostly suitable when the field inquiry is wide. Okay, जो डिसएडवांटेज डायरेक्ट मेथड की है वो यहाँ एडवांटेज बन जाएंगे, और वहाँ के जो एडवांटेज है वो यहाँ डिसएडवांटेज बन जाएंगे। ओके, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. Okay, जब डायरेक्ट इंक्वायरी में कोई आपको आंसर नहीं देगा तब ये मेथड जो है इनडायरेक्ट इंक्वायरी की वो यूज़फुल है। ओके, इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट टाइम एनर्जी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी में जो टाइम मनी यूज़ होता है, एनर्जी यूज़ होती है, इनके कंपैरिजन में यहाँ पर लेस यूज़ होती है, तो ये इसका बेनिफिट बन गया। This method is very much useful for various departments of government to collect various types of information. गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज अगर हम एक एग्जांपल में आपको दूँ कि पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया अगर करना है तो गवर्नमेंट खुद थोड़े ही जाकर सबको पूछेगी, वो किसी एजेंसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंप देगी कि चलो भैया आप अभी 2021 में हमारा ये पॉपुलेशन सेंसस होने वाला था, बट ये कोरोना की वजह से आई थिंक डिले हो जाएगा। सो ये गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देगी कि भाई चलो आप हमें ये इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देना। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर गवर्नमेंट। अगर उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं कि व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैव एनी प्रेजुडिसेस और अ बेस्ड एटीट्यूड, द इंफॉर्मेशन बिकम लेस रिलायबल। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं वो उनका खुद का प्रेजुडाइज यानी एक वो अपने हिसाब से खुद मन की बात करने लगे कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, वो तो ऐसा ही होगा। सो उनकी एटीट्यूड कैसा है, वो ऑनेस्ट कितने हैं वर्क करने में, उनके ऊपर डिपेंडेबल है। अगर खुद ये म्यूनसिपैलिटी स्कूल के बच्चों के हेल्थ का स्टेटस हमें जानना है, अगर हमने किसी को दे दिया है कि आप हमें डेटा कलेक्ट करके दो, लेकिन वो पर्सन खुद अपने हिसाब से अपने माइंड से वो लिख कर हमें दे देगा कि भाई हाँ ये इस स्कूल के बच्चे तो सिर्फ इतना ही खाना खाते हैं, स्कूल के बच्चे इतनी ही बार खाना खाते हैं, इतनी क्वांटिटी में खाना खाते हैं, वो उसकी क्वालिटी है, तो वो अपने हिसाब से लिख कर हमें दे देगा। तो इट इज़ नॉट रिलायबल फॉर अस, हमारे रिसर्च के लिए वो रिलायबल नहीं है। The method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient and unable to provide correct information। कि जब थर्ड पार्टी को जिसको हम ये काम सौंपते हैं वो अगर डिसऑनेस्ट होगा, इनएफिशिएंट होगा एंड अनेबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो हम अपने इंफॉर्मेशन प्रॉपर करेक्ट कर सकते हैं नहीं है। ओके, सो दिस आर ऑल डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। आज बच्चों हम यहाँ तक रखते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो देन द लास्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनरी वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू।